हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड्स, पवने। प्री और मेंस दोनों पॉइंट से ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण या टॉपिक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम सबसे पहले विंड्स को डिफाइन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कितने प्रकार की विंड्स होती हैं और कैसे जनरेट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो सिंपल से इसका डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। हवा का जो संचरण है, मूवमेंट ऑफ एयर, वही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। अब ये मूवमेंट ऑफ एयर कैसे शुरू होता है, हवा का संचरण कैसे शुरू होता है? तो हवा हमेशा उच्च दाब से किधर चलती है? निम्न दाब की तरफ चलती है। जब भी किन्हीं दो स्थानों के बीच में दाब का अंतर होगा, तुरंत एयर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? विंड्स बोलते हैं। हाई प्रेशर, जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा। अगर इसके तुलना में यहाँ तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। और हवा हमेशा उच्च दाब से किधर चलेगी? निम्न दाब की तरफ चलेगी। कई बार आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में कि हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही होती है। उसके पीछे कारण है कि आप जहाँ पर हो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो दाब है, वो आपके आसपास के जो सराउंडिंग रीजन है वहाँ के दाब के लगभग क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। इसलिए एयर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको प्रतीत होता है कि पवन नहीं चल रही है। जैसे ही किन्हीं दो स्थानों के बीच में दाब का अंतर क्रिएट होता है, तुरंत मूवमेंट ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है, मतलब विंड का जो है बहाव शुरू हो जाता है, फ्लो शुरू हो जाता है, ब्लो शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पवने। तो ये हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलती है? लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब किन्हीं दो स्थानों के बीच में जितना ज्यादा दाब का अंतर होगा, हवा की चाल भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो किन्हीं दो स्थानों के बीच में जो दाब का अंतर होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर ग्रेडियंट। हिंदी में उसको कहा जाता है दाब प्रवणता। ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। किन्हीं दो स्थानों के बीच में जो दाब का अंतर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट जितनी ज्यादा होगी, विंड्स की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ विंड जो है, हवा का जो स्पीड है या पवन का जो स्पीड है, वो प्रेशर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा दाब प्रवणता उतना ज्यादा पवन की क्या होगी? चाल होगी। ठीक है, दूसरा चीज आपको यहां समझना है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कौन सा बल? कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्योंकि कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, इसका क्या योगदान है यहाँ पर विंड्स के टॉपिक में, तो यही आपको बताने में जा रहा हूं कि यह जो फोर्स है ये उत्तरी गोलार्ध की हवा को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। उत्तरी गोलार्ध की हवा को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। इट डिफ्लेक्ट द विंड इन राइट डायरेक्शन। ये उत्तरी गोलार्ध की हवा को राइट डायरेक्शन में घुमा देता है, मतलब दाईं ओर घुमा देता है। और दक्षिणी गोलार्ध की हवा को ये लेफ्ट डायरेक्शन में जो है घुमा देता है। लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब होता है बाईं ओर घुमा देता है। ये बाईं ओर घुमाता है, ये दाईं ओर घुमाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस बल का ये है कि ये केवल हवा के डायरेक्शन को चेंज करता है, इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं क्रिएट करता। तो ये चीज आप याद रखना। इवन यूपीएससी में इससे जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है ये कि कोरियोलिस बल का इंपैक्ट क्या है। कोरियोलिस बल का इंपैक्ट केवल हवा के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए है, बस। ये केवल हवा के डायरेक्शन को चेंज करता है या हवा के डायरेक्शन को थोड़ा घुमा देता है, उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट डायरेक्शन में। ये हवा की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
दूसरी बात है जो कोरोलिस फोर्स होता है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल भी है, साइन जाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये है इक्वेटर 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। अब ये क्या करता है, ये कोरोलिस फोर्स का मान जो है साइन जा से निकलता है। अब आपको पता है यहाँ पर सेंटर से बना हुआ कोण 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान 0 होगा, और जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, इधर क्या हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, देखो साइन 0 का मान जो है 0 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसके मतलब कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाओगे कोरोलिस फोर्स का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बनता है कि कोरोलिस फोर्स का मान ज्यादा कहाँ होता है, तो आप लिख सकते हो कोरोलिस फोर्स का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा, कोरोलिस फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है इसकी वैल्यू पोल पर, और सबसे मिनिमम इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। लगभग भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और पोल पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, while we move from equator towards pole, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो कोरोलिस फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कोरोलिस फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए जो पौने होती हैं कभी सीधी नहीं चलती, पौने हमेशा घूम के चलती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे पौनों में रोटेशन क्यों होता है, पौने घूमती क्यों है, तो आप सीधा आंसर बता सकते हो कोरोलिस फोर्स के कारण। ये कोरोलिस फोर्स पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण उत्पन्न होती है और ये हवा के चाल को क्या है, कोई परिवर्तन नहीं करती, केवल हवा के डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। और कैसे चेंज करती है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बस इतना आप कंसेप्ट ध्यान रखना कि पौने कभी सीधी नहीं चलेंगी, जब भी चलेंगी घूम के चलेंगी, रोटेट करके चलेंगी, और उसके पीछे कारण क्या है, कोरोलिस फोर्स। बस ये आपको यहाँ पर जानना है। अब हम बात करते हैं विंड्स कितने प्रकार की होती हैं। तो ये कई प्रकार की होती हैं। अगर देखा जाए तो इसको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी विंड को हम बोल सकते हैं हिंदी में भूमंडलीय पवन, भूमंडलीय पवन। और इसको हम बोल सकते हैं दूसरा सीजनल विंड, मौसमी पवन। और तीसरा है लोकल विंड, स्थानीय पवन। ठीक है, भूमंडलीय पवन भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रेड विंड जिसको हम व्यापारी पवन बोलते हैं, दूसरी होती है वेस्टर्लीज जिसको पश्चिमी पवन या पछुआ पवन भी बोल सकते हैं, पश्चिमी पवन या पछुआ पवन इसको बोल सकते हैं। और तीसरा होता है पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। ठीक है, मौसमी पवनें भी जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोल सकते हैं लैंड एंड सी ब्रिजेज, स्थल और सागर समीर। दूसरा होता है माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज। पर्वत और घाटी समीर। और तीसरा होता है मानसून विंड, मानसून पवन। 3 प्रकार की मौसमी पवनें भी होती हैं। अब इन पवनों को मौसमी पवन क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और तीसरा होता है लोकल विंड जिसको अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में जो मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में वार्म एंड ड्राई विंड चलती है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उसको लू के नाम से जानते हैं। ऐसे यूएसए और कनाडा में चलती है फोन विंड। ठीक है, चिनूक विंड चलती है। फोन विंड आल्प्स पर्वत के ढाल पर चलती है। तो अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग नाम है जो आपको स्थानीय पवन वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे प्लैनेटरी विंड।
भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवन, इसका नाम क्यों पड़ा? सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन है या इसके डेफिनेशन से इसका नाम है। ये पवनें पूरे वर्ष भर भूमंडल पर चलती हैं, इसलिए इसे भूमंडलीय पवन कहा जाता है। ये पवनें जो है वर्ष भर, पूरे वर्ष भर भूमंडल पर चलती हैं। दीज विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर ऑन होल अर्थ, दैट्स वाई कॉल्ड प्लैनेटरी विंड। ये पवनें पूरे वर्ष भर भूमंडल पर चलती हैं, इसलिए इसके भूमंडलीय पवन कहा जाता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, ये 3 प्रकार की होती हैं, इनको 3 प्रकार की वैरायटी होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए उसको आप एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री साउथ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां समझिए। यहां पर क्या है, हाई टेम्परेचर करंट, आपको टेम्परेचर बेल्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रेशर बेल्ट भी आपको पढ़ाया था, 7 प्रेशर बेल्ट बनती हैं पृथ्वी पर। तो हाई टेम्परेचर करंट यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट रहता है, यहाँ इसके तुलना में तापमान कम होता है, इसके तुलना में तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और आपको भी मैंने बताया था, हवा हमेशा उच्च दाब से किधर चलेगी, निम्न दाब की तरफ चलेगी। अब यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, ये जो मैंने प्रेशर बेल्ट का टॉपिक कवर किया था, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है और 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है और 80 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है, तो हवा जो है, पवनें जो है हमेशा उच्च दाब से किधर चलेंगी, निम्न दाब की तरफ चलेंगी। तो एक पवन इधर 30 से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी और ऑब्वियस सी बात है, पवन को चलना है ऐसे। तो मैंने आपको बताया था, उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है राइट डायरेक्शन में घूम के चलेगी। तब कोई पवन ऐसे जा रही है, राइट में डिफ्लेक्शन होगा तो पवन ऐसे घूम जाएगी राइट में। इसलिए इस पवन का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो इस प्रकार का मूवमेंट आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, इस तरीके का मूवमेंट। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखोगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चल रही है, तो आपको पता है पवन को जाना है ऐसे। दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स उसको राइट नहीं बल्कि लेफ्ट में घुमा देती, तो पवन ऐसे घूम जाएगी। इस प्रकार आप अगर इधर देखोगे, पवन का जो रोटेशन होगा, इस रोटेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पवनें हैं 30 से 0 की तरफ जा रही हैं, ट्रेड विंड, इसी को ट्रेड विंड कहा जाता है। तो ट्रेड विंड जो है दोनों गोलार्धों में चलती है 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों के बीच में 30 से 5 के बीच में चलेगी। दूसरा आप देखिएगा, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से हवा चलेगी, राइट में घूम के चलेगी, तो इस तरह का मूवमेंट होगा इसका। और यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट में घूमेगी, राइट में घूमेगी, तो इसका इस प्रकार का मूवमेंट होगा। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में आप देखो, 30 से 60 की तरफ जाएगी पवन, इधर राइट है, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो पवन में ये रोटेशन होगा, इस टाइप से मूवमेंट होगा। और यहां जा रही पवन मान लो 90 से 60 डिग्री हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो राइट नहीं बल्कि लेफ्ट में घूमेगी। लेफ्ट में घूमने का मतलब है पवन का रोटेशन ये होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो जो ये पवन 30 से 60 के बीच में चल रही है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। 30 से 60 के बीच में चल रही है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। और तीसरा जो पवन है पोलर विंड, ध्रुवीय पवन, ये 90 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है।
ठीक है, 90 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में जो पवनें चलती हैं उसको पोलर विंड कहा जाता है, ध्रुवीय पवन कहते हैं। और 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जो पवन चलती है दोनों गोलार्ध में उसको वेस्टर्लीज कहा जाता है, पश्चिमी पवन कहते हैं। और 30 से 0 के बीच या 30 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में जो विंड चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। अब इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा, तो कहा जाता था कि व्यापारियों को ये पवन काफी हेल्प करती थी उनके शिप को मूवमेंट कराने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, इसीलिए व्यापारियों ने इसका नाम रख दिया था व्यापारिक पवन, इसीलिए इसको ट्रेड विंड कहा जाता है। लेकिन इस ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों, देखिए डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कोई चीज अगर ये मूव कर रही इस तरह से इसका मूवमेंट है, तो पवन का नाम दिया कैसे जाता है, जिस डायरेक्शन से पवन आ रही होती हैं उसी नाम से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो आप बताओ अगर एयर का मूवमेंट इस तरह है, विंड का मूवमेंट, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों इधर से आ रही है, इधर से जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं 30 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में उत्तरी गोलार्ध में, इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 30 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में पवन चल रही है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। दोनों में क्या कॉमन है, ईस्ट, इसलिए इस पवन को ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। पूर्वी पवन के नाम से भी ये जानी जाती है, क्योंकि ये पवन पूरब से किधर चलती है, पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, उसके पीछे कोरोलिस फोर्स का हाथ है, ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा विंड आता है वेस्टर्लीज। तो आप देखिए दोनों गोलार्धों में 30 से 60 के बीच में चल रही है। दूसरी बात, ये पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेस्टर्लीज। दोनों गोलार्ध में देखो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको नाम रखा गया वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज की जो स्पीड है ये ठंडी में ज्यादा होती है गर्मी की तुलना में। ठीक है, दूसरा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में कॉन्टिनेंट की अधिकता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। देखो वाटर बॉडी तो दोनों गोलार्धों में ज्यादा है कॉन्टिनेंट की तुलना में, लैंड से वाटर ज्यादा है, ओशन का जो एरिया है ज्यादा है, ओशन का जो परसेंटेज है ज्यादा है लैंड की तुलना में। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें लैंड में, तो उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंटल क्षेत्र की अधिकता है, ज्यादा एरिया है लैंड का, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। दक्षिणी गोलार्ध में सागरी भाग की अधिकता है। 30 से 60 डिग्री के बीच में जब आप जाते जाओगे तो 30 से 60 के बीच में 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 आप देखोगे धीरे धीरे कॉन्टिनेंट की मात्रा या लैंड की मात्रा कम होती चली जाती है। केवल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कुछ दक्षिणी भाग, चिली, अर्जेंटीना का, अफ्रीका का थोड़ा बहुत मार्जिन आपको मिल जाएगा। अफ्रीका का तो मिलेगा ही नहीं, 60 डिग्री तक तो खत्म ही हो जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं मिलेगा आपको, तो पूरा ओशन ही ओशन होता है, लैंड की मात्रा बहुत कम मिलती है। इसी वजह से इस पवन को रोकने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि अगर लैंड होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंगें होंगी, इमारतें होंगी, पेड़ पौधे होंगी, जो हवा जब उससे टकराएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सागर होगा तो सागर पे इस प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो सागर में जल को रोकने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। इसी पश्चिमी पवन को दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड सदर्न हेमिस्फीयर में काफी ज्यादा होती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इसको गरजता चालीसा कहा जाता है, गरजता चालीसा। ठीक है, गरजता चालीसा का मतलब आप बोल सकते हो रोयरिंग फोर्टीज, रोयरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसको चीखता साठा, प्रचंड पचासा कहा जाता है, प्रचंड पचासा, फ्यूरियस 50s। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इसको चीखता साठा कहा जाता है, चीखता साठा, इसको बोल सकते हैं शिंकिंग 60s। ठीक है, जैसे जैसे आप दक्षिण में जाते जाओगे इस पवन की स्पीड बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट की संख्या या लैंड की मात्रा कम होती चली जाती है, सागर की अधिकता होती चली जाती है। इस वजह से हवा की स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। जहां 40 डिग्री पर इसको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है, 50 डिग्री पर इसको प्रचंड पचासा बोलते हैं, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे इसको चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। अब तीसरी पवन हमने आपको बोला पोलर विंड। पोलर विंड आपको मैंने डायग्राम दिखाया है, 90 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है दोनों गोलार्धों में।
क्योंकि ये पवनें पोल से चल रही हैं, पोल रीजन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पोलर विंड। अब आप इस डायग्राम में दो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देख रहे होंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहां पर विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है 0 डिग्री अक्षांश के आसपास, और एक विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है 60 डिग्री अक्षांश के आसपास। लेकिन दोनों जगहों के विंड के कन्वर्जेंस में अंतर है। कैसे? 0 डिग्री पे दो समान प्रकार के एयर मास आके टकरा रही हैं, दोनों 30 डिग्री से आ रही हैं, और 60 डिग्री अक्षांश पर एक वार्म दूसरा कोल्ड, एक पोलर से आ रही है एयर मास, एक इधर ट्रॉपिकल रीजन से जा रही है एयर मास। ये गर्म होगी, ये ठंडी होगी, दो डिफरेंट एयर मासेज यहां मिल रही हैं। जब दो डिफरेंट एयर मासेज आपस में मिलती हैं तो उससे वताग्र का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं फ्रंट। तो 60 डिग्री अक्षांश के आसपास दो विपरीत वायु राशियों के मिलने से वताग्र का निर्माण होता है। तो 60 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री दक्षिण के आसपास के क्षेत्रों में दो विपरीत वायु राशियों के मिलने से वताग्र का निर्माण होता है, और यहां पर जो वर्षा होती है उसको फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश पर जो दो ट्रॉपिकल विंड आके मिल रही हैं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश को, इसको हम बोल देते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दो ट्रॉपिकल विंड आकर यहाँ पे क्या कर रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा प्लैनेटरी विंड के बारे में, जिसमें हमने बताया ये 3 प्रकार की होती हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड, और इनका क्या मूवमेंट है, कितने अक्षांश के बीच में चलती हैं, ये सारी बातों को हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब अगली क्लास में हम लोग सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे और लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना है।